हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालचंद्र यादव आपका हिंदी अध्यापक आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह के पद्य खंड से घर की याद नामक कविता को पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस पाठ में कवि परिचय के साथ साथ काव्य की रूपरेखा तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या पढ़ी है। आज हम लोग इसके जो काव्यांश शेष रह गए हैं, जो बचे हुए हैं, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ में यह पढ़ा था कि कवि किस प्रकार से अपने और अपने परिवार की स्थिति के बारे में सावन को बता रहा है और वह सावन को अपने घर से दूर होने का जो उसे कष्ट है उसे समझाने का प्रयत्न कर रहा है। साथ ही साथ वह सावन से यह निवेदन कर रहा है कि यह विनती कर रहा है कि उसे उसके घर पे जा कर के कोई ऐसा संदेश नहीं देना है, कोई ऐसा मैसेज नहीं देना है जिससे उसके परिवार वालों का कष्ट और बढ़ जाए। भले ही कवि दुखी है, भले ही कवि कष्ट सह रहा है, लेकिन वह सावन से निवेदन कर रहा है कि उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में वह घर पर जा कर के ना बताए। तो चलिए किस प्रकार से कवि सावन से यह निवेदन करता है और क्या बताने के लिए कहता है और क्या बताने के लिए मना करता है, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस काव्यांश को पढ़ा था कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस से सब विरस है। अब हम लोग इसके आगे के काव्यांशों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के हम अपने पहले काव्यांश की शुरुआत करते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो ऐसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हर सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। तो ये थी आज के जो काव्यांश हमको पढ़ने हैं उनका वाचन। तो सबसे पहले तो आपको काव्यांशों का वाचन करना आना चाहिए, काव्यांश कैसे पढ़े जाते हैं उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अब हम लोग इसके काव्यांश, ये जो हमने काव्यांश का वाचन किया है उनकी व्याख्या और उसमें निहित कठिन शब्दों के अर्थ को साथ ही साथ काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, किंतु उनसे यह न कहना, कवि सावन को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे सावन, तुम
घर जा कर के मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में मेरे परिवार वालों को, मेरे पिता को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को मत बताना। उन्हें यह न बताना कि कभी घर से दूर रह कर के किस प्रकार से दुखी रहता है, किस प्रकार से बेचैन रहता है, बल्कि उन्हें जा कर के वहाँ पे धैर्य बंधाना, और किस प्रकार से धैर्य बंधाना है वो कभी आगे बता रहा है। तो धीर से क्या तात्पर्य है? धीर का मतलब धैर्य। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कभी कह रहा है कि मेरे घर पे जा कर के उन्हें मेरे कष्ट के बारे में ना बता करके, बल्कि उनसे यह कहना कि कभी जेल में रह करके भी अपने कर्तव्य पथ से एक भी क्षण विचलित नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, अच्छे अच्छे संदेश देने के लिए वह जेल में बैठा हुआ कुछ न कुछ लिख रहा है, कुछ न कुछ रचनाएं कर रहा है। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ लिख रहा है, अर्थात वह जो भी महात्मा गांधी के और देशवासियों के नाम, देश के अग्रणी नेताओं के द्वारा, अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो भी संदेश दिए जा रहे हैं उनको पढ़ रहा है, और पढ़ करके लोगों के बारे में कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ रचनाएं लिख रहा है। अर्थात कभी वहाँ पर खाली बैठा नहीं है, व्यर्थ में अपना समय गंवा नहीं रहा है। तो 4 लाइनों की मैं समझता हूँ कि आप अर्थ लिख लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे सावन, तुम मेरे घर पर जा कर के मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में मेरे परिवार वालों को नहीं बताओगे जिससे उन्हें कष्ट हो, बल्कि तुम उन्हें वो संदेश सुनाओगे जो मैं तुमसे सुनाने के लिए कह रहा हूँ, और साथ ही साथ तुम मेरा भला चाहने वाले हो ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए तुम मेरे परिवार वालों को धैर्य बंधाओगे कि वह भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। तुम घर पर पहुँच करके मेरे परिवार वालों से ये कह देना कि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, वहाँ पर वह अपना समय व्यर्थ में गंवा नहीं रहा है, बल्कि वह वहाँ पर बैठा बैठा देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ रचनाएं कर रहा है, कुछ न कुछ लिख रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी, लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, लोग सही मार्ग पर चलेंगे। साथ ही साथ वह महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को पढ़ रहा है जो कि महत्वपूर्ण लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा, देश के अग्रणी नेताओं के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो अगली पंक्ति अब हम देखते हैं कि काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। काम करता हूँ कि कहना, तुम मेरे परिवार वालों से कह देना कि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में अपना समय गंवा नहीं रहा है, बल्कि लगातार कोई न कोई कार्य कर रहा है, और अपने कार्यों से, अपनी सेवा से वह उनके परिवार वालों का, अर्थात उन सब का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। चाहते हैं, नाम करने का मतलब होता है अच्छा काम करना, प्रसिद्ध करना। नाम करना एक प्रकार से अच्छा कार्य करना, गौरव दिलाना। चाहते हैं लोग कहना, तुम कह देना कि जेल में भी भवानी प्रसाद मिश्र का व्यवहार इतना अच्छा है कि लोग उसे जेल में भी प्यार करते हैं, चाहते हैं। चाहना का मतलब यहाँ पे प्यार करना है। आप लोग इस शब्द से भी भली भांति परिचित हैं।
मत करो कुछ शोक कहना, उन्हें मेरे परिवार वालों को ये बता देना कि वो कवि के बारे में किसी प्रकार का शोक या कष्ट ना करें। तो बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है, आप आसानी से लिख सकते हैं। कवि सावन को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे सावन, तुम मेरे घर पे जा कर के यह संदेशा दे देना कि कवि जेल में ऐसे ही चुपचाप बैठा नहीं है, ऐसे ही अपने समय को व्यर्थ में गंवा नहीं रहा है, बल्कि वहाँ पर भी वो अपने कार्यों के द्वारा, जैसा कि अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उनके परिवार का यानी अपने परिवार का नाम बढ़ा रहा है, उसकी यश और गौरव को बढ़ा रहा है। और उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि जेल में भी लोग उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसलिए उनके परिवार वालों को, अर्थात कवि के परिवार वालों को कवि के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कठिन शब्द का अर्थ था मैंने आपको बता दिया, जिसे नाम करना है। नाम करना का मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया कि नाम करने से तात्पर्य है गौरव और यश में वृद्धि करना, अच्छा काम करना, जिससे कि समाज में किसी की कीर्ति फैले। जो भाषा है वो सहज एवं सरल है। कवि ने रचनाओं के माध्यम से और अन्य कई माध्यम से भी, जब वो जेल में भी हों तब भी देश की सेवा करने का एक अच्छा संदेश लोगों को दिया है। आगे कवि कह रहा है कि और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि कह रहा है कि आगे उनसे कहना कि कवि वहाँ पर बिल्कुल खुशहाल है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मस्त का मतलब होता है चिंता विहीन, मतलब खुशहाल रहना। और काटने में व्यस्त हूँ। काटने का मतलब यहाँ पे सूत काटने से है। जैसा कि गांधी जी का संदेश था कि लोग विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे, बल्कि उसके स्थान पे अपने देश में बने हुए कपड़ों को पहनेंगे, खादी के कपड़ों को पहनेंगे। और जो कपड़े बनते थे उसके लिए सूत का प्रयोग होता था। तो गांधी ने लोगों को चरखे चलाने का जो संदेश दिया था वह कवि भी कर रहा है, और चरखा चलाते हुए वो क्या कर रहा है, सूत काट रहा है, जिससे कि देश में ही कपड़े बनाए जा सकें और लोग देश के ही कपड़ों को पहने, और हमारे देश की ही जो इंडस्ट्रियां हैं, जो हमारे देश के लघु उद्योग हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो प्रगति करें, वो विकास करें। वजन 70 शेर मेरा, अर्थात मैं बिल्कुल चिंता विहीन हूँ, खाता पीता हूँ, जिससे मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा वजन बढ़ रहा है, ना कि घटा हुआ। अर्थात लोग ये ना महसूस करें कि जेल में मुझे खाना पीना अच्छा नहीं मिलता होगा, जिससे मैं क्या हो गया होऊंगा, कमज़ोर हो गया होगा। और भोजन ढेर मेरा, और मैं खूब डट करके भोजन करता हूँ, अर्थात पेट भर भोजन करता हूँ। तो बिल्कुल आसान पंक्तियाँ हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। दुख डटकर ठेलना का मतलब होता है अच्छी तरीके से संघर्ष करना। डट कर ठेलना जो वर्ड दिया हुआ है आपका, एक प्रकार से मुहावरा है, डट कर ठेलना। अच्छे तरीके से किसी का सामना करना, यानी जो कष्ट है, जो कुछ भी है, उसका वो अच्छे से क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। अस्त से यहाँ पे तात्पर्य कवि का है, अस्त होने का मतलब उदास। जो यहाँ पे अस्त होने से तात्पर्य है वो क्या है, उदास होने से है, चिंतित होने से है, व्याकुल होने से है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ देख लीजिएगा कि कवि कह रहा है कि आप मेरे परिवार वालों से कह देना कि मुझे जेल में
किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं वहाँ पर अच्छे तरीके से भोजन करता हूँ, अच्छे से अपना कार्य करता हूँ, समय समय पर खेलता कूदता रहता हूँ और जो भी कष्ट आ जाता है उसका मैं डट करके मुकाबला करता हूँ, अच्छे तरीके से उसका सामना करता हूँ और शीघ्र ही वो जो कष्ट है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उनसे ये कहना कि मैं हमेशा खुशहाल रहने वाला हूँ, कभी भी उदास नहीं रहता, कभी भी व्याकुल नहीं होता हूँ, तो इसलिए वो मेरे बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। तो आप देखिए बच्चों की जो स्थिति है कभी कि वो बिल्कुल विपरीत है, लेकिन वह अपने परिवार वालों को खुश रखने के लिए कि वो दुखी ना हो, तो इन पंक्तियों से कवि का अपने परिवार वालों के प्रति, अपने पिता के प्रति क्या दर्शाता है, अगाध प्रेम दर्शाता है। तो आप काव्य सौंदर्य में ये भी लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने परिवार वालों के प्रति, अपने घर के प्रति अपने अगाध प्रेम को प्रकट किया है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, हे सावन तुम भूल करके भी कहीं जो मेरी वास्तविक स्थिति है, जो तुम ये देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि मैं कितना कष्टित हूँ अपने परिवार से दूर हो करके, यह समाचार कहीं भूल करके भी मेरे परिवार वालों के सामने न कहना, नहीं तो उन्हें अत्यंत कष्ट होगा। कह न देना जागता हूँ, कहीं तुम जा करके उनसे ये न कह देना कि कभी अपने परिवार से दूर हो करके इतना कष्ट झेल रहा है कि उसे रात रात भर नींद नहीं आती है। आदमी से भागता हूँ, कि अब वह इतना कष्टित हो चुका है कि उसे आदमी को देख करके डर लगता है, अर्थात वह किसी से बातचीत करना नहीं चाहता है, किसी से अपने मन के भावों को और विचारों को व्यक्त करना नहीं चाहता है। ये जो आदमी से भागता हूँ है, आदमी से भागने का मतलब है एकांत रहना, ये मना स्थिति है, यानी मना यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, आदमी से भागना अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कष्टकारी जो है मनोदशा है। यहाँ पे जो अर्थ है इसका कोई आपको शाब्दिक अर्थ तो ऐसे नहीं लिखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जिसमें व्यक्ति किसी से बात करना नहीं चाहता। तो इसमें कवि जो है वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा है। कह न देना मौन हूँ मैं, ये अर्थ का आप समझ गए होंगे ऊपर वाली पंक्तियों का कि हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। तुम मेरे परिवार वालों से कहीं भूल करके भी यह न कह देना कि कभी अपने परिवार से दूर हो करके बहुत दुखी है, अर्थात कहीं तुम मेरी वास्तविक स्थिति को प्रकट न कर देना। कहीं उनसे ये ना बता देना कि कभी जो है अपने परिवार की याद में इतना दुखी है कि उसे रात रात भर नींद नहीं आती है और उसका किसी से मिलने जुलने का, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। आगे कभी कह रहा है कि कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कह न देना मौन हूँ मैं, कभी कह रहा है कि कहीं उनसे तुम जा कर के ये न कह देना कि कभी बिल्कुल गुमसुम सा रहता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है और ना ही अपने कष्ट को किसी से व्यक्त करता है, ना तो बताता है। और खुद न समझूं कौन हूँ मैं, कहीं तुम उनसे ये न कह देना कि अब कभी को
अपने आप से ही एक प्रकार से घृणा होने लगी है, उसे अपने जीवन से कोई प्रेम नहीं रह गया है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वह किस लिए अपने जीवन को आगे जी रहा है, अर्थात अपने परिवार से दूर होकर के उसे अत्यंत कष्ट है। और वह अपने परिवार से दूर होने के बाद जो जीवन उसका बचा हुआ है उसे वो क्या समझ रहा है, निरर्थक समझ रहा है। देखना कुछ बक न देना, देखना कहीं तुम कुछ फालतू बातें ना करना। बक देने का मतलब होता है व्यर्थ की बात करना। बक देना यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं अब नई लाइन नहीं खींचना चाहता हूँ। बक देना अर्थात व्यर्थ की बातें करना, बकवास करना। तो कहीं तुम कोई फालतू बात ना कह देना, कहीं तुम कोई भूल चूक करके जो मैं बताया हूँ उसके अलावा कुछ न कह देना। उन्हें कोई शक न देना उन्हें, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का ये संदेशा हो जाए, किसी प्रकार का ये एक प्रकार से जिसे कहते हैं कि ये अंदाज़ा लग जाए कि जो उसका पुत्र है अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र है वो अत्यंत कष्ट में है। एक बार फिर से सबका अर्थ देखिए। कवि कह रहा है कि हे सावन तुम मेरे घर पे जा कर के कहीं ऐसा न कह देना कि कभी किसी से बात ही नहीं करता है, उसे किसी से मिलने जुलने में कोई रुचि नहीं है, वह किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता है। अब वह तो इतना दुखी रहता है कि उसे अपने आप पर ही जो है अपने आप पर ही उसे भरोसा नहीं है, उसे जीने में कोई आनंद नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि अब इस जीवन में कुछ रखा नहीं है। हे सावन तुम कहीं जा कर के कुछ व्यर्थ की बातें वहाँ ना कर देना कि उनके पिता को किसी भी प्रकार से या आशंका हो जाए या उन्हें शक हो जाए कि जो सावन ये संदेशा दे रहा है वह सही नहीं है, वह वास्तविक नहीं है। बल्कि तुम ऐसी मनोदशा से इस प्रकार से अपना हाव भाव रख करके कहना कि मेरे परिवार वालों को किसी प्रकार से ये ना लगे कि कवि को किसी प्रकार का कोई कष्ट है। तो खुद न समझूं कौन है, ये मुहावरा है। इसके माध्यम से कवि ने, मैंने अभी बताया काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि खुद न समझूं कौन है नामक पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी मनोदशा का चित्रण किया है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। हे सावन, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्रिय, मैंने जो कुछ भी संदेशा आपको सुनाया, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, आप वही संदेशा मेरे परिवार को कहना। मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में किसी भी कीमत पे मेरे परिवार को मत बताना। तुम भले ही बरस लो, तुम चाहे जितनी बारिश कर लो, लेकिन मेरे परिवार पे इतना रहम करना कि उन्हें ऐसा संदेशा सुनाना कि उनकी आँखों से, उनके बादल रूपी नैनों से कोई भी आंसू ना टपके, कुछ भी उन्हें कष्ट ना हो, जरा सा भी उन्हें कष्ट ना हो। तुम बरस लो वे ना बरसे। हे कि मेरे पुण्य पावन अर्थात मेरा काम मंगल चाहने वाले, मुझे सुखी देखने वाले। तो कवि ने उसके लिए संबोधित किया है कि हे मेरा कल्याण चाहने वाले, मेरा मंगल चाहने वाले मेरे प्रिय सावन, तुम चाहे जितनी बारिश कर लो, लेकिन घर पे जा कर के मेरे परिवार वालों से ऐसा संदेशा सुनाना कि उनके बादल रूपी नयनों से आंसू की एक भी बूंद न टपके, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो बच्चों, ये था जो इस पाठ के काव्यांश थे उनकी व्याख्याएं। अब आप लोग प्रस्तुत पाठ में जितने भी प्रश्न हैं उनको आप हल करिए। आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे अगर आपने काव्य को अच्छे से पढ़ा है। कहीं पे कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो को ऐसे तो मैंने सब कुछ आपको बताने का प्रयत्न किया है। नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। आप लोग अपनी परीक्षा की खूब अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर ले आइए। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।